नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जापान की इकोनॉमी आज के टाइम पर एक नए टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। एक वक्त था जब डिफ्लेशन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ने जापान की इकोनॉमी को जकड़ कर रखा हुआ था, पर आज बहुत सी चीजें ऐसे हो रही हैं जो जापान में इकोनॉमिक रिवाइवल का कारण बन रही हैं, जैसे कि वीक येन, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल की एक नई कहानी लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि यह कहानी का सिर्फ एक पहलू ही हो। जापान में इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है, ट्रेड टेंशंस भी बढ़ सकती हैं और डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स जापान के इकोनॉमिक फ्यूचर को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो आज हम डीप डाइव करेंगे, क्या जापान का ये इकोनॉमिक रिसर्जेंस सस्टेनेबल है? क्या जापान वापस एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारी कहानी के बारे में। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, जापान की इकोनॉमी पिछले काफी सालों से स्टैग्नेंट ग्रोथ और डिफ्लेशन से फाइट कर रही थी, लेकिन आजकल काफी न्यूज आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि जापान धीरे धीरे फिर से वापस उठने का काम कर रहा है। और न्यूज हमें बता रही है कि जापान में अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेजेस लेकर आए जा रहे हैं और जापान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं जो इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जापान जो एक लंबे समय से अपने लोस्ट डेकेड के अंदर फंसा हुआ था, लगभग 30 सालों से जापान की इकोनॉमी एक ऐसे फेस में फंसी हुई थी जिसे लोग लोस्ट डेकेड कहते हैं, जिसमें जापान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई थी। बट अब हो सकता है कि जापान इससे बाहर निकल रहा है और जापान अब वापस एक इकोनॉमिक सुपर पावर या इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। लेकिन सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स ऐसा बोल रहे हैं या सच में जापान वापस आ रहा है? चलिए इसको डिटेल में समझने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर जापान अपने लोस्ट डेकेड से बाहर निकल रहा है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि जापान में ग्रोथ जो थी ये इन 30 सालों के अंदर काफी स्लो थी। डिफ्लेशन जापान के अंदर चल रहा था और लोग कम खरीदारी कर रहे थे। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा काफी सारे स्टेप्स उठाए गए थे, बट वो काम नहीं आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? जापान में महंगाई बढ़ने की जगह जापान में महंगाई इन 30 सालों के दौरान बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और इसको ठीक करने के लिए जापान की सरकार और जापान के अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे काम भी किए। फॉर एग्जाम्पल, जापान के सेंट्रल बैंक यानी कि बैंक ऑफ जापान ने मल्टीपल बार क्वांटिटेटिव ईजिंग की और 2016 में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स तक इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई जा सके और इन्फ्लेशन का जो 2% का टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। यानी कि जापान के अंदर ब्याज दरें इतनी घटा दी गई थी कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बढ़े। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। पर इतनी कोशिशों के बावजूद भी डिफ्लेशन बहुत सालों तक बना रहा और लोगों का कॉन्फिडेंस जापान की इकोनॉमी के अंदर वीक रहा। अब आप यहां पर एक ग्राफ देख सकते हैं, 1990 से लेकर 2021 तक जापान में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा चेंज नहीं हुआ। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सालों के अंदर ही आपको इन्फ्लेशन रेट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि 2008 के अंदर इन्फ्लेशन जो था वो काफी बढ़ा, 2014 में इन्फ्लेशन जो था वो काफी बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो था वो नीचे आने लगा। पर अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और इसमें 2022-23 का डाटा भी इंक्लूड अगर मैं कर दूं तो इसमें आप देख सकते हो कि अब जापान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो वापस आना लग रहा है। दोबारा हमको जापान की इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 2023 में इन्फ्लेशन रेट 3.3% तक जापान में पहुंच गया था और 2022 में लगभग 2.4% तक के आसपास ये पहुंच चुका था। ये जो 2023 वाला 3.3% का जो इन्फ्लेशन रेट है ये जापान की इकोनॉमी में 1991 के बाद पहली बार हमको देखने को मिला है। मतलब एक इतने लंबे समय के बाद जब भारत ने अपनी कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया था, तब जापान में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन था जो इतने सालों के बाद अब जाकर वापस दिखाई दिया है, जो कि एक बहुत लंबे समय के बाद हुआ है। अगर हम 2024 और 2025 के मंथली इन्फ्लेशन के ग्राफ को भी देखने का काम करें तो अब हमको यह क्लियर हो जाएगा कि जापान में इन्फ्लेशन जो है वो वापस आ गया है। 2024 के लास्ट 2 महीनों में इन्फ्लेशन 2.9% और 3.6% तक पहुंच गया था, जो जापान की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन का बढ़ना अच्छी बात क्यों होती है? आप तो सोच रहे होंगे कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी को नुकसान होना चाहिए, पर नहीं। देखो, अगर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी के अंदर रहेगा तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का मार्केट के अंदर या अपनी पहले से ही प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का। अगर जापान में इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन होगा या किसी भी कंट्री के अंदर डिफ्लेशन होगा तो वो मोटिवेशन जो है वो इकोनॉमी से गायब हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है अपनी इकोनॉमी के अंदर वो भी गिर जाएगा। तो अगर जापान में इन्फ्लेशन एक हद तक बढ़ता है या किसी भी कंट्री में एक हद तक बढ़ता है तो वो उस इकोनॉमी के लिए अच्छी बात ही होती है। अब
लेकिन 2000 जो अगर हम जनवरी 2025 की बात करें तो इसमें इन्फ्लेशन में हमको एक और बड़ा जंप जापान की इकोनॉमी में देखने को मिला। जापान की इकोनॉमी में जनवरी 2025 में इन्फ्लेशन 4% तक पहुंच गया था, यानी कि जो बैंक ऑफ जापान का जो इन्फ्लेशन का टारगेट था 2% का, उससे डबल इन्फ्लेशन जापान के अंदर 2025 के जनवरी महीने के अंदर नोट किया गया। यह इन्फ्लेशन डाटा दिखाता है कि जापान की इकोनॉमी एक बड़े शिफ्ट से गुजर रही है जो इतने सालों से स्टैग्नेंट थी। इन्फ्लेशन का वापस आना बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जापान के अंदर वापस बढ़ना शुरू हो चुकी है। इन्फ्लेशन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको दिख रही है वो है जापान के अंदर अब वेजेस भी बढ़ रही हैं। पिछले कई सालों तक जापान में जो वेजेस थी, लोगों की जो इनकम थी, वो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट थी, वो अच्छी रेट पर ग्रोथ नहीं कर रही थी, क्योंकि वैसे ही जापान की इकोनॉमी में स्लो डाउन था और डिफ्लेशन जापान में चल रहा था, तो ऐसे में वेजेस बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये ग्राफ देखें तो हम इसमें देख पाएंगे कि अब जापान में एवरेज कैश अर्निंग जो है वो कैसे बढ़ रही है। एवरेज कैश अर्निंग का मतलब होता है जो वर्कर्स को मिलने वाली टोटल सैलरी होती है, जिसमें बोनस भी इंक्लूड होता है, ओवर टाइम पे भी इंक्लूड होता है। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमको इसको देखकर समझ में आएगा कि अब जापान के अंदर एवरेज कैश अर्निंग यानी कि लोगों की जो वेजेस है, कमाई है, इनकम है, दिहाड़ी है, वो बढ़ने का काम कर रही है। और इसी ग्राफ के हिसाब से जापान में एवरेज कैश अर्निंग ईयर ऑन ईयर 4.8% की ग्रोथ से बढ़ रही है। यह बहुत ज्यादा इंप्रेसिव चीज है, स्पेशली क्योंकि यह इंडिकेटर 2022 से लगातार इंप्रूव करता हुआ आ रहा है। जिस तरह इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, वैसे ही वेजेस का बढ़ना भी जापान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। जब वेजेस बढ़ती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, तो उन्हें खर्च करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। इससे डोमेस्टिक स्पेंडिंग जो होती है अपनी कंट्री के अंदर वो भी बढ़ती है और ओवरऑल डिमांड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का काम होता है। यह जापान के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां लोगों का खर्च करने का पैटर्न पिछले कई सालों में डिफ्लेशनरी माइंडसेट की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। दूसरा रीजन जो है जो जापान की इकोनॉमी को कमबैक करने में मदद कर रहा है वो है जापान का वीक जापानीज येन। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर कि जापान की जो करेंसी है जिसको हम येन बोलते हैं वो अपने 34 सालों के सबसे लोएस्ट टाइम तक पहुंच चुका है। जब देखो, जब वीक येन का एक बेनिफिट ये होता है कि ये जापान के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपकी कंट्री की करेंसी वीक होगी तो उससे हमको फायदा क्या होगा। देखो, करेंसी के वीक होने से, चाहे वो येन हो चाहे वो भारत का रुपी हो, हमको नुकसान भी होता है पर हमको फायदा भी होता है। जब किसी कंट्री की करेंसी गिरती है तो उसके गुड्स और सर्विसेज फॉरेन बायर्स के लिए सस्ते हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका डाउनसाइड भी होता है। जब किसी कंट्री की करेंसी गिरती है, फॉर एग्जांपल येन अगर गिरता है, तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी, रॉ मटेरियल और फूड जैसे एसेंशियल गुड्स जो है वो आपकी कंट्री के अंदर महंगे हो जाएंगे। और जापान जो है वो इंपोर्ट्स पर काफी डिपेंड करता है, स्पेशली एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स के लिए। इसी वजह से वीक येन ने जापान में इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट किया है, जिसके चलते प्राइसेस जो है वो जापान में बढ़ रही हैं। अगर हम देखें कि इसकी वैल्यू कितनी गिरी है इस ग्राफ में, तो आपको समझ में आएगा कि जापान के इस येन की वैल्यू 1990 के बाद से सबसे ज्यादा 2024-25 के अंदर आकर कम हुई है। जापानीज लोगों के लिए यह बुरी बात भी हो सकती है क्योंकि कोई भी इंपोर्टेड चीजों के लिए ज्यादा पैसा देना पसंद नहीं करेगा, लेकिन इसके फायदे भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो जापान की इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं। पहला आर्गुमेंट यह है कि चाहे येन गिरने से इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो गई हो, लेकिन इसने जापान की इकोनॉमी को डिफ्लेशनरी साइकिल से बाहर निकालने में भी तो मदद की है, जो कई दशकों तक कंट्री को परेशान करते हुए आ रही थी। दूसरा जो वीक येन है, इसकी वजह से जापान में टूरिज्म भी बढ़ रहा है। जापान टूरिज्म रिसर्च एंड कंसल्टिंग डाटा के मुताबिक 2024 में इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट्स में जबरदस्त इंक्रीज हुआ, जो प्री पेंडेमिक लेवल्स तक पहुंच भी चुका है और उसको और भी ज्यादा एक्सीड करने का काम हो रहा है। टूरिस्ट के बढ़ते खर्चे से डोमेस्टिक सेक्टर्स जैसे कि रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन को भी तो सपोर्ट मिल रहा है, जो जापान की रिकवरी में एक और लेयर ऐड करने का काम कर रहा है। दूसरी बात, अगर हम जापान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ग्रोथ को कंपेयर करें तो एक और सिमिलर ट्रेंड हमको दिखाई देगा। अब जापान में इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जिसमें वीक येन का भी एक बड़ा रोल है, लेकिन साथ ही एक्सपोर्ट्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, जो जापान की ट्रेड बैलेंस को सुधारने में मदद भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वीक येन सिर्फ इन्फ्लेशन को बूस्ट नहीं कर रहा, जो जापान को डिफ्लेशनरी साइकिल से बाहर निकालने में मदद दे रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं जापान के, जो जापान के ट्रेड बैलेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी था।
अब अगर लास्ट में हम बात करें तो हम बात करेंगे जापान के अंदर हो रहे मर्जर्स एंड एक्विजिशन की, इसकी भी बात हमको करनी पड़ेगी। मर्जर एंड एक्विजिशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें दो कंपनीज मर्जर करती हैं या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है ताकि मार्केट पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इंप्रूव हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ सके या नए सेक्टर्स में एक्सपेंशन हो सके। जापान के लिए मर्जर एंड एक्विजिशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो इनके चलते और भी स्ट्रांग हो रही है। कंपनीज अब रिसोर्सेज को कंसोलिडेट कर रही हैं, अनप्रॉफिटेबल यूनिट्स को रीस्ट्रक्चर कर रही हैं और ग्लोबल कंपटीशन से लड़ने के लिए स्ट्रेटजीज भी बना रही हैं। यहां आप मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी का ग्राफ देख रहे हो। 2024 में जापान से जुड़ी हुई मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स की वैल्यू 44% बढ़कर $230 बिलियन से ज्यादा हो गई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में यह वैल्यू $230 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है, जो यह दिखाता है कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम जापान के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आखिरी में हमें स्टिमुलस पैकेजेस की भी बात करनी होगी जो जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर रही हैं। नवंबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा के अंडर जापानीज गवर्नमेंट ने एक बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो था वो जापान के लिए इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि 39 ट्रिलियन येन या फिर $250 बिलियन का एक पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया। इस पैकेज में कई तरीके की मदद मिल सकती है जापानीज इकोनॉमी को, जैसे कि बिजली, गैस और पेट्रोल के खर्चे पर सरकार और सब्सिडीज देने का काम करेगी। लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए 30,000 येन तक के कैश हैंडआउट्स देगी सरकार। टैक्स फ्री इनकम थ्रेशहोल्ड को भी बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जापान इन्फ्लेशन के नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने पहले देखा, इन्फ्लेशन जापान के लिए जरूरी था लेकिन यह बहुत तेज और बहुत ज्यादा बढ़ गया। जनवरी 2025 में इन्फ्लेशन 4% तक पहुंच गया, जो बैंक ऑफ जापान के टारगेट के जो 2% का टारगेट था उसको भी ब्रीच कर चुका था, उससे डबल हो चुका था। इस वजह से यह डर भी है कि इन्फ्लेशन कहीं कंट्रोल से बाहर ही ना चला जाए, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर और कम हो सकती है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ये नए चैलेंजेस हो सकते हैं जो जापान को इस नए इन्फ्लेशन एरा में फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब वीडियो खत्म करने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि जापान के आगे के भी बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी एक बार नजर बना लेते हैं। पहला चैलेंज है जापान का पब्लिक डेट। जापान का पब्लिक डेट जो है वो दुनिया की किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री से बहुत 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 ज्यादा है। और साथ में जो दूसरा चैलेंज जापान को फेस करना पड़ेगा वो है, अब अमेरिका के अंदर नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, उनके आने के बाद से जो ट्रेड वॉर शुरू हुई है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। साथ में जापान का डेमोग्राफिक क्राइसिस जो आने वाले डेकेड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जापान के लिए बनेगा। जापान की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है और नए बच्चे जो है वो पैदा नहीं हो रहे हैं जापान के अंदर। लेकिन अगर इन्फ्लेशन इसी तरह कंटिन्यू करता है तो ये एक्चुअली जापान के लिए कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मदद भी कर सकता है। जैसे जापान का पब्लिक डेट बहुत ज्यादा है, अगर हम इसे ग्राफ में दिखाएं, जैसे मैंने आपको पहले ग्राफ में दिखाया था कि जापान का पब्लिक डेट जो बहुत ज्यादा है, तो ये जापान के नॉमिनल जीडीपी से भी डबल है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से ये डेट का असली बर्डन टाइम के साथ कम हो सकता है। देखो, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है, मतलब जापान का डेट भी जीडीपी के कंपैरिजन में कम लगने लगता है अगर पैसे की वैल्यू गिर जाती है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती है तो डेट टू जीडीपी रेशियो धीरे धीरे गिर सकता है, जो गवर्नमेंट के फिस्कल ऑब्लिगेशन को मैनेज करना थोड़ा इजी बना देगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो जापान की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है वो है ट्रंप के नए टैरिफ। जो ट्रंप के नए टैरिफ हैं, मार्च 12, 2025 से ट्रंप ने जापान से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया था। और जापान के ट्रेड मिनिस्टर योजी मुतो जो है, उन्होंने यूएस ऑफिशियल के साथ मीटिंग करके जापान के लिए एग्जेम्पशन मांगने की कोशिश भी की थी, लेकिन यूएस की तरफ से उसकी कोई गारंटी नहीं दी गई। इसके अलावा यूएस ने अनाउंस किया है कि इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल्स पर यूएस की तरफ से 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जो अप्रैल 2, 2025 से लागू होगा। यह जापान की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यूएस जापानीज कार मार्केट्स के लिए एक बड़ा मार्केट भी है। तो दोस्तों, जापान का इकोनॉमिक रिवाइवल मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि वीक येन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दे रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ सकती है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट के स्टिमुलस पैकेज मेजर ग्रोथ को और भी ज्यादा पुश करने का काम कर रहे हैं, पर ट्रंप के नए टैरिफ और जापान का बड़ा पब्लिक डेट फ्यूचर के लिए रिस्क भी खड़े कर सकता है। तो अब यह देखना होगा कि जापान इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करता है। क्या यह नए ग्रोथ फेज में एंटर करेगा या फिर नए हर्डल्स को, इस कमबैक को और भी ज्यादा स्लो करने का काम करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या जापान की इकोनॉमी सच में एक नए एरा में एंटर कर रही है? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।